हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी मैट्रिक्स को उसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है। तो इस रो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए आपके पास 3 पॉइंट है, उनको फॉलो करना उस मैट्रिक्स को चाहिए। तो उसके बाद वो क्या होता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होता है। पहला है कि ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोज, कि जो भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट की रो है वो क्या होगा कि सभी एलिमेंट जीरो वाली रो से क्या होगी, ऊपर होगी। दूसरा है ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो इज इन कॉलम टू द राइट टू द ऑल जीरो। ये मैं आपको भी इसमें एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि ऑल एंट्रीज ऑफ ए कॉलम बिलो ए लीडिंग आर जीरो। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला था कि ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोज की हमारे पास पहले इस वाले एग्जांपल में देखते हैं कि ये वाला एग्जांपल हमारे रो इक्विवेलेंट फॉर्म का है। इसमें देखते हैं कि कोई भी ऐसी रो है क्या जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है। तो हमारे पास ऐसी कोई रो नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी रो हो तो वो क्या होनी चाहिए, सबसे जो नॉन जीरो एलिमेंट वाली रो है उनसे क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो इज इन कॉलम टू द राइट ऑफ ऑल जीरो। मतलब कि ये अगर आपको पहली वाली लाइन में अगर आपके पास पहली पोजीशन पर नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में, तो आपको क्या होना चाहिए कि जब आप अगले रो में नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उस वाले कॉलम के राइट में होगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है, तो आप इसके राइट में कहीं पर भी आप नॉन जीरो एलिमेंट रखेंगे। तो अगली रो में आप नॉन जीरो एलिमेंट इसके राइट में होना चाहिए, या तो वो C2 पोजीशन पर हो या C3 पोजीशन पर हो या फिर C4 पोजीशन पर हो, लेकिन वह C1 के क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ C1 के राइट में कौन सी C2 पोजीशन पर है। और इस वाली रो के लिए देखते हैं तो हमारे पास कि वो C2 के राइट में ही होना चाहिए। इसके नीचे वाली रो के लिए तो आप देख रहे हैं कि C3 पोजीशन पर नहीं है, लेकिन वो C4 पोजीशन पर है। मतलब कि हमारी दोनों कंडीशंस को अप्लाई हो रही है इस पर। और तीसरा है कि ऑल एंट्रीज ऑफ ए कॉलम बिलो ए लीडिंग आर जीरो। मतलब कि अगर आपका पहला ये लीडिंग पॉइंट है, इसके लिए आप क्या होना चाहिए कि जो पहले कॉलम में जहाँ पर पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है उससे नीचे की सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो हो रही है। जैसे कि आप इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो आप देखेंगे कि कॉलम 1 के नीचे की सभी एंट्रीज कितनी है, जीरो। इस वाले केस में देख रहे हैं कि आप C2 पर आ रही है नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसके नीचे सभी जीरो है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट इसमें फर्स्ट रो में C3 पर भी है और C4 पर भी है, लेकिन C3 के नीचे दोनों जीरो है, लेकिन C4 के नीचे जीरो हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट लीडिंग पॉइंट है उसके नीचे ही जीरो होनी चाहिए एंट्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ C1 के नीचे दोनों जीरो, इस वाले में नॉन जीरो एलिमेंट C2 पर आ रहा है, तो इसलिए C2 के नीचे जीरो है। और फाइनल हमारे पास क्या है, C4 है, उसके नीचे कोई कॉलम नहीं है, तो कोई रो नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि इसके नीचे हमारे पास कोई जीरो होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स को उसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए कुछ रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करने होंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको उसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है कि आप रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी रो को दूसरी रो में उस रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर यह है कि मल्टीप्लिकेशन एंड रो विद नॉन जीरो स्केलर, आप क्या कर सकते हैं, उस रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको उससे R2 को आपने कर दिया 5 टाइम्स ऑफ R2, 9 टाइम्स ऑफ R2, या फिर -3 टाइम्स ऑफ R2, -1/3 टाइम्स ऑफ R2, तो आप ये कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिप्लेस द वन रो विद द वन रो प्लस कॉन्स्टेंट टाइम्स वन ऑफ द रो। मतलब आप ये कर सकते हैं R1 = R1 + 3 टाइम्स ऑफ R2। मतलब आप किसी दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ कि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास पहली रो में देखेंगे कि पहली नॉन जीरो एंट्री आ रही है C1 पोजीशन पर। अब आप देखेंगे जो भी आपके पास नॉन जीरो एंट्री आएगी वो क्या होगी, उसके राइट में होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ C2 पोजीशन पर नॉन जीरो है और यहाँ पर कितनी है, C3 पोजीशन पर नॉन जीरो है। तो ये सबके सब C1 के राइट में C2 है, C2 के राइट में C3 है। तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन थी कि नॉन जीरो रो हो, लेकिन हमारे पास कोई नॉन जीरो रो नहीं है, तो ये हमारे पास कोई जीरो वाली रो नहीं है, तो
उसके लिए हमें पहले कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास लीडिंग पॉइंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं C1 के नीचे दोनों जीरो है, C2 के नीचे भी जीरो और C3 के नीचे कोई रो नहीं है जिसमें कोई एलिमेंट जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि ये C1 पर है, यहाँ पर भी C1 पर है, यहाँ पर भी C1 पर है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ये कोई हमारी रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सभी के सभी C1 पर है, C1 के राइट में कोई भी नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल। इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पर ये C1 पोजीशन पर है, इसमें आप देखेंगे C3 पर है, इसमें आप देखेंगे C2 पर है। तो पहली और दूसरी रो को तो आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बोल सकते हो, क्योंकि C1 के राइट में ही है C3, लेकिन C3 के राइट में C2 नहीं है, इसीलिए ये भी क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ये मैट्रिक्स नहीं। ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं था, ये वाला मैट्रिक्स हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में था। अब चौथे वाले एग्जाम्पल के लिए चेक करते हैं। आप पहले देखिए कि इसमें कोई ऐसी रो है जो पूरा एलिमेंट जीरो हो, मतलब कोई जीरो रो है तो वो नहीं है, तो पहली कंडीशन हो चुकी है। दूसरी में देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास C1 पर है, या C2 पर है और या C3 पर है। C1 के राइट में है C2 और C2 के राइट में है C3, तो हमारी दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। और जो हमारे पास C1 है उसके नीचे दोनों एलिमेंट जीरो है, C2 के नीचे भी हमारे पास जीरो है और C3 के नीचे कोई रो नहीं है, तो उसको कोई जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये भी इसको फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये भी क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 5 की। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमारे पास पूरे ही कोई नॉन जीरो है ही, कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो जीरो। यहाँ पर भी C1 पर ये C1 तो ये क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स नहीं है। अब हमारे पास जो लास्ट है एग्जाम्पल, इसमें मैंने इसी 5 को क्या किया है कि इसी में रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि पहली कंडीशन है कि यहाँ पे कोई जीरो रो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जीरो रो है, लेकिन वो हमारी नॉन जीरो रो, इसमें भी कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो नहीं है। जीरो रो वो होती है जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये हमारी क्या नॉन जीरो रो है, जीरो रो है जो हमारी नॉन जीरो रो के नीचे पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। और C1 के राइट में C2 हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। C1 के नीचे दोनों एलिमेंट जीरो और C2 के नीचे वाला भी एलिमेंट जीरो रहता है। ये भी हमारी क्या है, इस यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात ये भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है मैट्रिक्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।